Guys, welcome to my channel Subhash Sir's classes. Today we are going to start a new chapter from class 11 syllabus, waves. We have to discuss waves, their characteristics, types of wave motion and so many things. So first of all, let us start with waves. What are waves? Are they same as particles? Whenever there is a flow of wind, जब बारिश होती है, जब हवा बहती है, तब हमने देखा है कि कुछ तो जुमला कर देता है, कुछ देखने में धीरकती होता है, तो हमारा आसपास के जो मीडियम धूल से भरा हुआ होता है, तभी क्या होता है, हम ये देखते हैं कि धूल आसमान पे उड़ती है। तो ये उड़ने का तरीका क्या पंछियों की तरह होती है? नहीं, पंछियाँ वो जाते हैं, कभी कभी लीनियर मोशन करते हैं, कभी कभी वो सर्कल में घूमते हैं, किसी भी मोड में जा सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी धूल का जो कण जो है, छोटी छोटी पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके उड़ने का तरीका कुछ अलग होती है और इसके साथ जुड़ा हुआ है वेव मोशन। सो वेव मोशन क्या है? वेव मोशन का डेफिनेशन क्या है? वेव मोशन हमने पढ़ा है पहले से ही कि मोशन 3 टाइप का होती है। पहला होती है ट्रांसलेशनल, या तो फिर लीनियर। ये कैसा मोशन है? इस मोशन में किसी चीज़ उसका पहला जो उसका जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर दूर से दूर जाती है और ये डिस्टेंस बढ़ता रहता है। और जब दूरियां बढ़ते रहते हैं और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये जो दूरी है, ये जो मोशन है, इनमें ये डिस्टेंस बढ़ता रहता है। इसको लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जब हम देखते हैं कि एक गाड़ी जाती है, रास्ते पे किसी बस जाती है, ट्रक जाती है, तब हमने देखा है कि एक चीज़ एक जगह से दूसरा जगह तक जाता रहता है और ये डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता रहता है, डिस्टेंस बढ़ता है। इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन क्या होता है? सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। अगर इसको रोटेटरी कहेंगे तो इसको ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? किसी चीज़ एक फिक्स्ड चीज़ के चारों ओर घूमती है, एक फिक्स्ड दूरी को लेकर, इसको रेडियस कहते हैं। और ये जो मोशन होता है, ये या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है और क्लॉकवाइज हो सकती है। ये मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तीसरा टाइप का मोशन जो होता है उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन किसी पॉइंट के आसपास होती है, एक सेंट्रल पॉइंट या मेन पॉइंट के दोनों ओर या तो इस तरह मूव करती है या किसी चीज़ से ऊपर और नीचे ऐसे घूमती है, या तो कुछ चीज़ इस तरह कुछ घूमती है। तो ये जो होता है ऑसिलेटरी मोशन, हमने देखा है कि सिंपल पेंडुलम में किसी चीज़ इस तरह होती है मोशन। ये मीन पोजीशन होता है, मीन से एक्सट्रीम जाती है, एक्सट्रीम से फिर मीन वापस आ जाती है, मीन से फिर अदर एक्सट्रीम को जाता है और फिर वापस आ जाती है। तो ये जो तरीका होता है इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये मोशन को हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, जैसे इस तरह मोशन करना कि धीरे धीरे बढ़ना और घटना, फिर दूसरा दिशा में बढ़ना और घटना, फिर इस दिशा में बढ़ना और घटना। ये होता है। हम समंदर में ज्वार में ये चीज़ दिखा है, तो ये एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसके साथ वेव मोशन का लिंक है। तो वेव मोशन होता क्या है? मोशन पार्टिकल के साथ हो सकता है। पार्टिकल मोशन और वेव मोशन दो अलग अलग टाइप का होती है। पार्टिकल मोशन में एक चीज़ खुद भागती है, खुद जाती है, स्वयं जाती है। लेकिन वेव मोशन में
चीज़ जाती नहीं, लेकिन जाने की तरह दिखता है। ये दिखता है कि वो कुछ जा रही है। तो ये कैसा है, जैसे आपने देखा है कि आपकी खेती में जब हवा बहती है तब वो जो धान है या गेहूँ है कुछ भी है, तब आप देखते हैं कि हवा के जाते हुए इनके पत्ता ऐसे डांस करती रहती है और दूर से लगता है कि जैसे ये सारे पत्तियाँ दूसरे ओर चला गए, लेकिन हवा चुप होने के बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही थे वैसे ही हैं। मतलब ये पार्टिकल जो है वो दिखते हैं कि ये जा रहे हैं। जैसे एक पत्ता है, हवा बहती है तो ये दिखते हैं कि ऐसे हैं, और हवा चले जाने के बाद ये फिर दूसरा तरफ आ जाते हैं और फाइनली वो जैसे थे ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये जो होता है वेव मोशन एक पैटर्न होता है, और हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल जब यहाँ है, एक मीडियम है, मीडियम में बहुत सारा पार्टिकल्स हैं, और जब एक वेव इसके ऊपर चला जाता है तो वेव धीरे धीरे इसको खींचता है, इस तरफ खींचता है। और वो खींचना थोड़ा थोड़ा घटता है, पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, फिर ये मोड चेंज हो जाता है, दूसरे ओर वो फिर दबाव डालता है और दबाता है ऐसे ही, और फिर ये धीरे धीरे घटता है, फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर दूसरे ओर फिर शुरू होता है। तो ये जो होता है, ये हर पार्टिकल अपने अपने जगह में होते हैं, अपनी मीन पोजीशन से कुछ और ऊपर जा सकते हैं, कुछ और नीचे जा सकते हैं। लगभग ये दायरे में ये लोग रहते हैं। तो जिस दायरे में वो रहते हैं उसको हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं कि ये मोशन है। इस मोशन में ये पार्टिकल वेव चला जाने के बाद यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, ये यही रहेगा। लेकिन इस पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का तरीका, इसका तरीका सिमिलर है, एक दिशा में है, लेकिन ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का जो दिशा इनमें थोड़ा अलग है। तो ये मोशन में हम देखते हैं कि एक पीरियड के लिए ये एक दिशा में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये पीरियडिक मोशन है, क्योंकि समय के साथ, वक्त के साथ ये चेंज होते रहते हैं, इनके डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो पीरियडिक चेंज इन डायरेक्शन, दिशाओं में सामयिक जो चेंज होता है, पीरियडिक चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन हर वक्त हम देखते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड बढ़ता है या घटता है। तो कॉन्टिन्यूअस चेंज इन मैग्नीट्यूड। जो जिस मोशन में डायरेक्शन का पीरियडिक चेंज और मैग्नीट्यूड का कॉन्टिन्यूअस चेंज होता रहता है, इसको कहते हैं वेव मोशन। वेव मोशन का ये एक तरीका है समझने का। इसको आप लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के दौरान इसको इस्तेमाल करोगे। लेकिन वेव का क्या फीचर्स है? वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस जब पानी में आप कुछ डाल देते हैं तो यहाँ रिपल्स होता है, वेव्स होती है, और वो धीरे धीरे दूर जाते हैं, रहते हैं। तो ये होते हैं, ये डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस ऐसे ही जाता रहता है, लेकिन पानी यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता। पानी के ऊपर कुछ जाने की तरह दिखता है, लेकिन वो जाता नहीं। तो ये होता है वेव मोशन। वेव मोशन में वेव जो होता है वो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, व्हिच मूव फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम देयर ओरिजिन to a distance away. Second point, no particle of the medium, इस माध्यम का कोई भी किसी भी पार्टिकल मूव नहीं करता। नो पार्टिकल मूव्स बट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो आप देखोगे कि
यहाँ जब डिस्टरबेंस का क्रिएशन हुआ तो ये वेव धीरे 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 ऐसे ही जाता रहेगा, लेकिन ये पार्टिकल्स इधर रहेंगे, थोड़ा अपना मेन पोजीशन के आसपास मूव करने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, ये उधर वापस आ जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा फिर वापस आएगा, वापस जाएगा वापस आएगा, तो ये ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन ये वेव जाएगा लेकिन पार्टिकल उधर ही रहेगा। तो वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस, दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द पार्टिकल्स vibrate about their mean positions but they do not move from one section to another, वो एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाते और एनर्जी यहाँ से वहाँ तक चला जाता है, और ये एनर्जी का जो डेंसिटी धीरे धीरे घटता रहता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जब यहाँ कुछ एनर्जी था, ये इधर डिस्ट्रीब्यूटेड हो बढ़ गई एक छोटी सा जगह में, और इसके बाद इतना बड़ा जगह में बढ़ गई, तो यहाँ जितना डेंसिटी था यहाँ थोड़ा कम हो गया, यहाँ और घटेगा, यहाँ और घटेगा, ऐसे ही घटता रहेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये होता है वेव मोशन का फीचर क्या होता है। और उसके बाद वेव्स कितने टाइप का होते हैं? वेव्स दो तरीका में होते हैं, जिंदा और मुर्दा। कुछ वेव्स होते हैं प्रोग्रेसिव, कुछ होते हैं स्टेशनरी। लेकिन ये जो वेव्स जो प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी में बढ़ते हैं, इनको हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि वेव्स अलग अलग तरह भी होते हैं। वेव्स तीन टाइप का होते हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होते क्या हैं? हवा में जो कुछ बहता है, या हमने समंदर में जो ज्वार देखा है, या हमने गिटार का स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन देखे हैं, ये सारे मैकेनिकल वेव्स। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में या स्प्रिंग के साथ जो होता है, ये सारे वाइब्रेशंस मैकेनिकल वेव्स होते हैं। दूसरा टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे हमारा विजिबल लाइट होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, और हमारा जो माइक्रोवेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, ये सारी वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किसी मटेरियल मीडियम का इनको ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स के लिए मटेरियल मीडियम ज़रूरी है। और इसमें हम दो अलग अलग तरीक़ा का वेव्स दिख सकते हैं। इसका विस्तार से पढ़ेंगे, इसके आगे जाएंगे। तीसरा होता है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे एटम के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। पेन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन जैसा छोटे छोटे कण, वो जब मूव करते हैं, उनका जो वेव्स का हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहते हैं मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स आर वेव्स व्हिच आर लिंक्ड टू very small and subatomic particles like protons, electrons and neutrons. Electromagnetic waves are the visible waves and invisible waves like ultraviolet rays, infrared rays, microwaves, etc. Mechanical waves are like waves on the sea, waves in the wind, and we can find the waves that are formed when we finger a guitar. So or it is a vibration on the stretched string. So all these things are mechanical waves. So in this section, in this chapter, we are going to deal with this wave only. This one will be taught in your second year 12th class, and this also will be in 12th class. You will study about Albert Einstein, you will study about Max Planck and electromagnetic waves. Gradually you will go for de Broglie, which is written as a de Broglie, but it is read as de Broglie. De Broglie's equations of matter waves or ground waves आप उसको पढ़ोगे क्लास 12 में. तो इस क्लास में 11th क्लास में हमें मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है.
मैकेनिकल वेव्स दो अलग अलग ढंग से होते हैं, या तो ये प्रोग्रेसिव होते हैं या स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी वेव जैसे मौत आ जाता है तब हम देखते हैं कि कोई जब मर जाता है उसका मुंह या आँखें जैसे होता है ऐसे रह जाता है, पॉज हो जाता है। तो इस तरह आपने किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग को ऐसे रखा और इसका थोड़ा सा फिंगरिंग कर दिया तो आप देखोगे कि ऐसे ही होता रहेगा, थोड़ी देर ऐसे ही, थोड़ी देर ऐसे ही। आप उनका बहुत सारा पोजीशन देखोगे और ये इस तरह डांस करता रहेगा, लेकिन उस जगह में रहेगा। ये स्ट्रिंग यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और यहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ साउंड निकलेगा। ये जो होता है ये स्टेशनरी वेव्स होते हैं। लेकिन किसी और वेव जो होते हैं जो प्रोग्रेस करते हैं, जैसे ये जो वेव, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और दूसरा टाइप का जो वेव्स होते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। आपने अर्थवर्म में देखा है कि जब वो घूमती है तब ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है और पीछे की साइड को फिर पास ले जाता है, फिर स्ट्रेच होता है, फिर पास ले जाता है। वो ये जो होता है ये कंप्रेशन होता है, ये होता है रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरह जो मूवमेंट होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन कहते हैं। और क्रेस्ट, ट्रॉप, क्रेस्ट, ट्रॉप, एक बहुत ऊंचा सा चीज़ और एक गाढ़ा सा चीज़। तो ये शिखर और गर्त जो कहते हैं, जो ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रॉप। तो क्रेस्ट और ट्रॉप इनको लेकर जो होता है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। और ये जो होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिडिल पोजीशन को लेकर दो अलग अलग दिशा में पार्टिकल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और मिडिल पोर्शन के ओर वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर मिडिल पोर्शन से दूर और फिर मिडिल पोर्शन के ओर। इससे कहते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो आपने अभी सुना कि मैकेनिकल वेव्स दो अलग अलग टाइप का होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। और प्रोग्रेसिव वेव दो अलग अलग टाइप का होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो इन दोनों का जो मोशन में क्या अंतर है आपने थोड़ी बहुत दिखा। क्रेस्ट और ट्रॉप को लेकर ट्रांसवर्स मोशन, वेव मोशन, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को लेकर लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। इसके आगे हम मैकेनिकल वेव्स का जो तरीका, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। किसी चीज़ अगर वेव मोशन के साथ जुड़ा हुआ है, हम किन किन पैरामीटर से उनका नापेंगे, कैसे स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या है। 5 अलग अलग चीज़ होते हैं, इनका सिंबल्स होते हैं लैम्ब्डा, नेक्स्ट होता है वेवलेंथ के बाद एम्पलीट्यूड ए, देन होता है फ्रीक्वेंसी न्यू, देन होता है टाइम पीरियड टी, और देन होता है वेलोसिटी v। ये 5 अलग अलग चीज़ होते हैं। पहला होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्ब्डा। किसी ट्रांसवर्स वेव मोशन में हम जब देखते हैं कि इस तरह एक मैक्सिमम पोजीशन होता है, मैक्सिमम वाइब्रेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, और वेव जैसे शुरू हुआ उस तरह यहाँ भी फिर शुरू होगा। तो ये जो पोजीशंस होते हैं, ये पोजीशन यहाँ, ये वेव ऊपर जाता है, यहाँ नीचे आता है, यहाँ ऊपर जाता है। तो दो एक ही टाइप का पॉइंट्स, जैसे इसको कहते हैं नोड, ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। इसको नोड कहते हैं इसलिए कि यहाँ पार्टिकल मेन पोजीशन पे होती है, लेकिन यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। तो मेन पोजीशन में जब रहते हैं तब दो टाइप्स होते हैं, एक ऊपर जाने वाला और एक नीचे आने वाला। तो एक ऊपर जाने वाला और दूसरा ऊपर जाने वाला, यानी दो एक ही टाइप का वाइब्रेट करने वाले नोड्स के बीच में जो दूरी होती है, इस दूरी को कहते हैं वेवलेंथ।
लैम्ब्डा। लैम्ब्डा दूरी होता है, इसको मीटर पे नापते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ लैम्ब्डा इज मीटर। तो ये रहा वेवलेंथ। दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है? एम्पलीट्यूड होता है किसी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये माध्यमिक स्थिति से कितना दूरी, कितना एक्सेस जा सकता है, यही डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसको अगर ये प्लस है, ये होगा माइनस है, मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है मैक्सिमम ए, ये नीचे की ओर आने वाला मैक्सिमम ए। तो ऊपर वाला ए प्लस है, नीचे आने वाला ए माइनस है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद तीसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एम्पलीट्यूड को ए और फ्रीक्वेंसी को न्यू इस लेटर से जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगती है पहुँचने में, उसको टाइम पीरियड टी कहेंगे। तो टी सेकेंड में वो एक बार जाता है, तो एक सेकेंड में कितना जाएगा? 1/t। इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार ये एक सेकेंड में ये तरंग, ये वेव कितने बार कवर किया, कितने बार कंप्लीट किया, अपना वाइब्रेशन कंप्लीट किया। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। दिस इज न्यू। न्यू को 1/t भी कहते हैं। इसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होती है? कितना वक्त लगता है जिस वक्त एक वेव यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वक्त लगता है, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, टी। और टी भी फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, इसलिए टी को हम 1/ν कह सकते हैं। और आखिर होता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी भी। वेव वेलोसिटी भी इन दोनों का, जो हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लाई करने से आता है। क्यों? हमें पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेव में डिस्प्लेसमेंट हो तो कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको लैम्ब्डा कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे लैम्ब्डा बाय टाइम पीरियड टी। ये टाइम होता है टी, ये लेंथ होता है लैम्ब्डा। तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है वेव वेलोसिटी भी, और लैम्ब्डा इंटू टाइम मतलब वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। और क्योंकि 1/t का वैल्यू होता है न्यू, तो ये भी हो सकता है कि लैम्ब्डा इंटू 1/t मतलब न्यू। तो ये होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है वेव वेलोसिटी। तो ये हुआ v इजिकल टू एफ लैम्ब्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और न्यू लैम्ब्डा। ये 5 चीज़ को लैम्ब्डा, ए, न्यू, टी और v, ये 5 को वेव कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। और इसके साथ हम जाएंगे फॉर्मूले की ओर। वेव मोशन में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? हमें पता है कि मैकेनिकल वेव्स में 2 अलग अलग टाइप का होते हैं। मैकेनिकल वेव्स 2 अलग अलग ढंग से प्रोग्रेस करते हैं। और ये प्रोग्रेसिव वेव जो होता है, ये प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स वेव मोशन हो सकते हैं, या तो फिर लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव मोशन, इसमें कोई मेटल मीडियम का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें मेटल मीडियम जरूरी है। ये कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस। ट्रांसवर्स वेव्स कैन मूव थ्रू स्पेस और वैक्यूम they can't, these waves can't।
इसका मतलब हमारे ग्रह से कोई भी आवाज़ बाहरी इलाके में नहीं जाती, क्योंकि हवा 1600-1700 किलोमीटर के बाद नहीं है, इसीलिए किसी भी मटेरियल नहीं है, अंतरिक्ष में कोई भी मटेरियल नहीं है, इसीलिए हम आवाज़ जो है हमारी दुनिया की आवाज़ हमारी दुनिया में रह जाती है और ये कहाँ भी नहीं जाती। लेकिन हमारे ग्रह से जो लाइट होती है वो स्पेस से दिखती है, और स्पेस से जो लाइट आती है ये हम देख सकते हैं, हम तारे देख सकते हैं, हम सूरज देख सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल लाइट देता है और ये लाइट ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। वो कोई भी मेटल मीडियम का ज़रूरत नहीं होता, इसीलिए वो आ सकते हैं हमारे पास, हम देख सकते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में जो होता है, इनके साथ क्या क्या फार्मूला जुड़ा होता है। जब हम किसी स्ट्रिंग को ऐसे ही, एक स्ट्रिंग को जैसे गिटार में हमने एक स्ट्रिंग को ऐसे बांध दिए, तो ये स्ट्रेचड स्ट्रिंग होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आपको पता है कि वो ज़्यादा खींचकर इसको बांध लेते हैं, इसीलिए ये आवाज़ अच्छा देती है। अगर ये ढीला रहेगा तो ये आवाज़ कम होगा। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन एक फैक्टर है, और मास पर यूनिट लेंथ, ये कितना मोटा है, कितना भारी है, कितना हल्का है, वो भी एक फैक्टर है। इसलिए म्यू, जिसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम केजी पर मीटर में नापते हैं, ये दो फैक्टर्स होते हैं। और वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ टी अपन म्यू। और आपको पता है कि टेंशन को हम न्यूटन में ले सकते हैं, और म्यू जो है ये केजी पर मीटर में ले सकते हैं। अगर इसका यूनिट हम चेक कर ले, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे रहा केजी पर मीटर। तो क्या आएगा, केजी केजी कैंसिल हो गया, मीटर ऊपर चला गया तो हो गया मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अगर रूट ओवर कर दिया तो इसको ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी का यूनिट होती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ओवर टी अपन म्यू, जहाँ टी होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये हुआ पहला फार्मूला। ये रहा ट्रांसवर्स वेव के लिए। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फार्मूला होता है, एक इलास्टिक फॉर एन इलास्टिक मीडियम, ये जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ई अपन रो, जहाँ e होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। हमें पता है साउंड वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में जाते हैं, और साउंड वेव हवा में तैरती है, और हवा जो होता है उसका डेंसिटी होती है और वो इलास्टिक मीडियम होती है। इसीलिए हम वेलोसिटी को ई अपन रो में रख सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में वेलोसिटी ऑफ समथिंग, वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सर्टेन मीडियम, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला का कई रूप होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड में जा सकता है, ये फ्लूइड में जा सकता है। फ्लूइड क्या होती है, या लिक्विड होता है या गैस होता है, लिक्विड्स और गैसेस। इसलिए दो अलग अलग ढंग में इनका फार्मूला आ सकते हैं, सॉलिड वाला फार्मूला और फ्लूइड वाला फार्मूला। फॉर सॉलिड्स हमें पता है कि इलास्टिक की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू होता है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसीलिए
यही जो ई अपन रो इसका हो जाएगा v इजिकल टू रूट ओवर ई के बदले हम लेंगे y बाई रो। तो सॉलिड के लिए इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड एनवायरनमेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में वेलोसिटी होता है y अपन रो, जहाँ y होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो वही मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो दूसरा जो होता है फॉर्मूला फॉर फ्लूइड्स में हम यंग्स मॉडुलस नहीं लेते, हम बल्क मॉडुलस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड इस टाइप का, फ्लूइड इस टाइप का चीज़ होती है जहां आप किसी एक और इसको छूते हैं तो पूरा बल्क को छूते हैं, पूरा बॉडी को छूते हैं। तो आप अगर किसी पोखरा में, किसी पूल में आप किसी एक और कुछ चीज़ हिला देते हैं, वेव्स निकलते हैं, तो पूरा पूल को वो एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है। तो इस तरह फ्लूइड्स, क्योंकि एक बल्क होता है, पूरा भरा हुआ होता है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला यहाँ हो जाता है v इजिकल टू यंग्स का मॉडुलस के बदले बल्क मॉडुलस रखते हैं v अपन रो। तो फॉर्मूला में हम इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को चेंज कर रहे हैं, ये सॉलिड के लिए, ये फ्लूइड के लिए, लिक्विड और गैस के लिए। तो फ्लूइड में और हम जब किसी इलास्टिक मीडियम ले रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिखते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अगर ये एयर में तैर रहा है, एयर में मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? इसके लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक फार्मूला दी थी, न्यूटन्स फार्मूला इसको कहते हैं। और ये न्यूटन फार्मूला में जब न्यूटन ने इस फार्मूला का इस्तेमाल किया, तभी इसने ये सोचा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो चेंज होती है, वायुमंडल में जो चेंज होती है, वो आइसोथर्मल चेंजेस होती है। और इसीलिए जब इन्होंने कैलकुलेट किया v इजिकल टू रूट ओवर b बाई रो, ये लिखा कि v इजिकल टू रूट ओवर b बाई रो, लेकिन उन्होंने बल्क मॉडुलस को एक ढंग से लिया जहाँ इसको आइसोथर्मल चेंजेस, उन्होंने सोचा कि एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होती है तभी वो इक्वल टेम्परेचर में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट होता है और नॉर्वे में या नॉर्थ पोल में जो हवा होती है, क्या इस दोनों जगह में एयर टेम्परेचर इक्वल होगा? क्या T1 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल है क्या? पोल के जगह में वो कोल्ड एनवायरनमेंट है और ये घटेगा, 0 से नीचे भी टेम्परेचर रह सकता है। यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ हवा में जो डेंसिटी होगा यहाँ नहीं होगा, तो दोनों में यहाँ हवा का डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ घटेगा। तो ये दोनों की जगह में हम डेल्टा टी को 0 ले नहीं सकते, मतलब दोनों की जगह में हवा में हमेशा आइसोथर्मल चेंजेस नहीं होते। तो इसीलिए आइसोथर्मल चेंजेस को लेकर जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये मिला, उनको मिला 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हमारा जो मॉडर्न एज में जब इसका कैलकुलेशन किया गया, ये आ गया 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होती है, एक्चुअली होती है। ये एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड किया गया। तो इतना भारी परिवर्तन कैसे हुआ? 52 मीटर पर सेकेंड का फर्क, ये कोई छोटा सा चीज़ नहीं है। इसीलिए ये जो करेक्शन आया, ये करेक्शन किसके नाम आया, किन्होंने ये करेक्शन किया? वो होते हैं लाप्लेसेस करेक्शंस। लाप्लेस ने इसको करेक्ट करके लिखा कि v शुड बी रूट ओवर b बाई रो, लेकिन ये एडिएबेटिक होना चाहिए। तो आपने फर्स्ट ईयर में किसी और विषय में आपने पढ़ा होगा कि
कि चेंजेस होते हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आडियाबेटिक। ये हमारा ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो इंटरनल एनर्जी, इनमें से जब टेम्परेचर स्टैंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तभी जो परिवर्तन, तभी जो चेंजेस हम स्टडी करते हैं, इनको आइसोथर्मल चेंजेस कहते हैं। जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, जैसे आपने प्रेशर कुकर में कुछ डाल दिया और कुकिंग किया, उसको उसका जो बंद कर दिया, उसका ढक्कन को बंद कर दिया अच्छा तरह, हुइसिल भी नहीं चल रहा है, तो अभी आपने देखा कि उसका प्रेशर कुकर का वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। आपने 3 लीटर का प्रेशर कुकर ली, इसका मतलब 3 लीटर ही रहेगा, वो बीच बीच में 4 लीटर और 2 लीटर हो नहीं सकता। तो यहाँ उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तभी हमारा प्रेशर का कैलकुलेशन, टेम्परेचर का कैलकुलेशन ये आइसोकोरिक होता है। कोर मतलब वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ है, थर्म मतलब थर्मल एनर्जी यानी टेम्परेचर के साथ जुड़ा होता है। तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में मेजरमेंट। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर में भी मेजरमेंट हो सकता है। प्रेशर अगर इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर इक्वल है और हम वॉल्यूम या टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो ये होता है आइसोबारिक। और जब ये तीनों को तीनों चेंज होने के लिए फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंटली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो सकते हैं, तभी वो चेंज को एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। तो एडियाबेटिक चेंज में होता क्या है, पी भी टी तीनों को तीनों बदलते रहते हैं। तो वही एडियाबेटिक चेंज को लाप्लेस साहब ने ली और बी एडियाबेटिक बाई रो, इसका कैलकुलेट करके उन्होंने निकाला कि भी बन रहा है 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा आधुनिक युग में, हमारा जो मॉडर्न एज में जो सही आंसर होता है। तो यही होता है लाप्लेसेस करेक्शंस। इनमें हमने न्यूटन्स फार्मूला जिसको मॉडिफाइड किया गया, करेक्ट किया गया लाप्लेसेस ने, उसका हिसाब से ये दिया। इसका अगला पीरियड में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ट्रांसवर्स वेव मोशन का क्या क्या फीचर्स होती है, लॉन्गिट्यूडल मोशन का क्या क्या फीचर होती है, और दोनों में क्या अंतर है, और वो दोनों को लेकर हम क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो अगला पीरियड में हम पढ़ेंगे। आज ये वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा होगा, अगर वो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक दी चैनल, माई चैनल सुभाष आर्ट्स क्लासेस, and please come to the next class. Thank you.